नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी। यह वीडियो उन लोगों के लिए जो इस बार मेंस दिला रहे हैं। तो लोगों के अंदर काफ़ी भय का माहौल है कि 2 महीनों में कैसे मेंस की तैयारी करें और डर भी लगता है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे कि महाकवि निराला ने लिखा है राम की शक्ति पूजा में, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो स्वयं भगवान को भी डर लग रहा था कि मैं इस रावण को कैसे परास्त करूं। लेकिन फिर भी भगवान राम अपने युद्ध में और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और जीत हासिल की। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि डर इंसान की स्वाभाविक प्रकृति है। कोई कितना भी कहे कि मुझे डर नहीं लगता, तो लेकिन डर सबको लगता है। अगर कोई कहे मुझे डर नहीं लग रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो इंसान नहीं है। तो आपको जो भी डर लग रहा है उसे दूर करिए और अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहिए, आपका जीत निश्चित ही होगी। तो सबसे पहले मैं ये उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले ही मेंस दिला चुके हैं या किसी पोस्ट पर हैं, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 50% लड़ाई वैसे ही जीत चुके हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो आपने खुद देखा होगा, जो सिलेक्टेड हैं या पहले से तैयारी कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 20-30% लोगों का ही और बाकी लोग छट गए हैं। तो अगर आप सिर्फ अभी 2 महीने में आप चीज़ें रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन तय है। इसके लिए आप एक चीज़ करिए कि टेस्ट सीरीज दिलाइए, खूब लिखिए। मैंने 2 साल की तैयारी के दौरान करीब 42 पेपर लिखा था, मतलब सातों पेपर का 6 सेट। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया मुझे। और जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले 1 हफ्ते पहले जो मॉडल पेपर होता है, मतलब बीएससी मेंस के पैटर्न में, कि 4 दिन में 7 पेपर, वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप वास्तविक एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और अगर आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आप लास्ट के 4 दिनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन हाथ दर्द नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसके लिए एक टेस्ट सीरीज जॉइन करिए और अगर आपको लगे तो आप एक और कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रिवाइज़ हो चुकी है, तो आप मैक्सिमम रिवाइज़ करिए और राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप 2 जगह पे करते हैं तो एक टेस्ट को मेन दीजिए और उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। और एक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं जिसके आप क्वेश्चंस घर में जाके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं। तो उनके अंदर एक डर है कि 2 महीने में, 3 महीने में तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो और वो उनका प्रश्न भी आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या नहीं हो पाया तो। तो जैसा कि कहा जाता है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के पल चले। तिफ़्ल मतलब छोटा सा बच्चा जो घुटनों में है ऑलरेडी, वो कैसे हारेगा, कैसे गिरेगा। गिर तो वही सकता है जो घुड़सवार है, जो युद्ध कर रहा है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर जीत हार आपकी तभी होगी जब आप युद्ध करेंगे। आप पहले ही अगर हार मान जाएंगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं मोटिवेशन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तैयारी के दौरान कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले ही मान जाएंगे कि मेरी तैयारी नहीं हो सकती या मेरा नहीं होने वाला है, तो फिर दुनिया में आप किसी भी कोचिंग में करें, किसी भी बुक से पढ़ें, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप पर भरोसा रखना कि मेरे से ये एग्ज़ाम निकल सकता है, जितना कम टाइम हो। और जैसे ही मैंने पहले कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पहले से जो तैयारी कर रहे थे उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो अभी से आप तैयारी चालू करिए, और आधा शायद आपने 1 महीने में कुछ तैयारी भी किया होगा। बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और उसके अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि पार्ट वाइज तैयार करिए। दो दो दिन जैसे मिलेगा एक पेपर में, उस 2 दिन में कोशिश करिए कि पूरा तैयारी एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें और उसके बाद उसका टेस्ट लिखें। और उसके बाद फिर उसको एक बार रिवाइज करिए और उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करिए। बुक लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हिंदी मीडियम वालों को बुक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और नोट्स वही बनाए जो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं। इस साल जो टारगेट कर रहे हैं वो नोट्स के में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करें। डायरेक्ट आपके पास बुक्स हैं, वो नोट्स फॉर्म में ही हैं, तो उससे सीधा तैयारी करें। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के लास्ट 4 दिन में आप उनसे रिवाइज कर सकें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे समाज शास्त्र में समाज की विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं में लिखा हुआ है कि समाज में समता होती है, विषमता होती है, फिर समता के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये नोट्स हो गया। अब शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, समाज की विशेषताएं पॉइंट में, समता, विषमता, या फिर पारस्परिक आश्रितता, ऐसे सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप एग्जाम में रिवाइज कर सकें। ये सिनॉप्सिस बनाने का तरीका है, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस बना सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक सिनॉप्सिस बना लीजिए और अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका लास्ट में रिवाइज हो जाएगा। और दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए होगा नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ते रहिए
और ये अगर आप 2 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है, तो अगला आपका प्री ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि पिछले अभी जो पैटर्न आ रहा है, उसमें जो मेंस लिखे होते हैं, उन्हें कुछ-कुछ बेनिफिट होती है, कुछ-कुछ क्वेश्चंस में। और दूसरा क्या होगा कि अगर आपका प्री अगले बार निकल जाएगा, तो आपकी मेंस की तैयारी अभी हो चुकी होगी अच्छे से। तो सिर्फ़ 2-3 महीने जब आपको अगली बार मिलेगी, तो आपका 100% तय हो जाएगा सिलेक्शन होना। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए सिलेक्शन होगा, नहीं होगा या 2 महीने में तैयारी हो सकती है, ना किसी से पूछें। आप सिर्फ़ तैयारी करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। और कुछ चीज़ें थी जैसे कि जो हम लोगों ने अपने तैयारी के दौरान जो समस्याओं का सामना किया था, जैसे टेस्ट सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सामना किया था कि बहुत जगह पे क्या होता है, मॉडल आंसर नहीं मिलता है और कॉपीज़ टाइम पे चेक होके नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने इनिशिएट किया, मैं और मेरे साथी, जैसे कि मैं नितिन तिवारी रैंक 6 से, प्रियंका गुप्ता मैम है डीसी हैं, नितिन वर्मा हैं वो भी डीसी हैं, या हिमांशु वर्मा। हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि एक टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें क्वेश्चंस भी हम ही लोग बना रहे हैं, मॉडल आंसर भी हम ही लोग बना रहे हैं और कॉपीज़ भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले भी टेस्ट लिख चुके हैं, उनका सबका ही, और लेकिन फिर भी मतलब पहले मेंस लिख चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सब में एक कॉमन बात आ रही है कि उनका पेपर 1 और पेपर 4 या फिर पेपर 7, इन चीज़ों इन सब्जेक्ट में उनका नंबर कम आ रहा है। और ये लगभग सब में ये कॉमन है, 90% लोगों में यही दिक्कत है। तो जो भी पहले ही पढ़ चुके हैं या जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, इन सब्जेक्ट पे स्पेशल फोकस करें। पेपर 1 पे, पेपर 1 को आप डेली पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट्स को आप 1-1, 2-2 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 को आप डेली खत्म नहीं कर सकते। तो डेली उसके लिए टाइम डेडिकेट कर दीजिए, आधे से 1 घंटा डेली पढ़िए। छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश को, जैसे सिनॉप्सिस, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सारी चीज़ों को डेली पढ़िए आप। और उसके अलावा पेपर 4 को भी, अगर आपका मैथ्स अगर वीक है या नहीं भी है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे तैयारी करता था, तो मैथ्स को मैं डेली सॉल्व करता था मेंस से पहले, तो आप मैथ्स को डेली टाइम दे सकते हैं, साइंस को कर सकते हैं। और पेपर 2 है जैसे निबंध है, ये भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप निबंध को एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो लिखिए, या 2 बार भी लिख सकते हैं। और जितने पहले से आए हुए ऐसे हैं जो अभी भी आ सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टैटिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि कुपोषण हो गई, जनजाति समस्या, बेरोजगारी, या ग्रामीण विकास, कृषि, ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, इनको तैयार कर लीजिए। और जो अभी करंट की चीज़ें हैं, कुछ-कुछ योजना है, जैसे भूमिहीन योजना हो गया, और वृक्षारोपण, और जो भी अभी आत्मानंद स्कूल, या जो भी अभी करंट की चीज़ें चल रही हैं, उसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके लिए मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो निबंध लिखे थे, उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिया है। और पिछले बार मुझसे ये मिस्टेक हो गया था कि मैंने उसका नाम बताया था मेंस विद पीयूष, तो वो एक्चुअल में वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मेंस विद पीयूष। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे पीयूष सीजीपीएससी, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने अपने ऐसे और कुछ-कुछ स्टडी मटेरियल डाल दिया है। और इंग्लिश के लिए नितिन सीजीपीएससी आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश मीडियम के मटेरियल मिल जाएँगे। और उसके लिए नितिन तिवारी एक वीडियो भी बनाएँगे, जिसमें आपको ये बता देंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या-क्या नोट्स फॉलो कर सकते हैं। और अब अगला प्रश्न यह आता है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाती है? मेंस की रणनीति कैसी होना चाहिए? तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आपको किसी भी खेल का अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो सबसे पहले उसका नियम समझना होगा। तो अगर हम पीएससी को एक खेल की तरह देखें, तो उसके नियम क्या है? सबसे पहले इसका सिलेबस, आपको सिलेबस का एक-एक वर्ड याद होना चाहिए। अगर 7 पेपर हैं, तो 7 पेपर में कौन-कौन से पेपर हैं, कौन-कौन सा भाग है, कौन से भाग से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा भाग कितने नंबर का है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए कि ये सिर्फ 50 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। इससे हाईएस्ट आएगा 10 नंबर का, पर 10 नंबर मतलब 125 वर्ड, 125 वर्ड मतलब एक पेज से ज़्यादा किसी भी टॉपिक के बारे में हमें नहीं याद करना है। तो इस टेक्निक से पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसमें आज तक के जितने प्रश्न आए हुए हैं वो होने चाहिए। और वो प्रश्न आप इतने बार देख चुके हो कि आपको याद हो जाना चाहिए। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि पहले इस टॉपिक में ऐसा प्रश्न आ चुका है और अब उस टॉपिक से वैसा प्रश्न आ सकता है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर कभी आया हो कि अकबर की सामाजिक नीति क्या है, तो आप जब भी आप अकबर या पढ़ रहे हैं तो आपको ये दिमाग में है कि कभी सामाजिक नीति पूछे, हो सकता है कभी धार्मिक नीति पूछ ले, कभी उसकी राजनीतिक नीति क्या थी ये पूछ सकता है, या कभी औरंगजेब के बारे में पूछ सकता है उसकी नीति क्या थी। तो मतलब आप जब भी कुछ पढ़ें तो आप ये दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन पैटर्न में किससे ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पूछा था तो कभी ये पूछ सकता है, औरंगजेब के विजय अभियान के बारे में पूछ सकता है, कभी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में पूछ सकता है। कभी अगर ये पूछा है कि मराठों के उदय का कारण क्या था, कभी मराठों का पतन का कारण, तो कभी किसी और के बारे में पूछ सकता है कि मुगलों के उदय का कारण क्या था, पतन का कारण क्या था, या सल्तनत काल का पतन का कारण क्या था, गुप्त काल का पतन का कारण क्या था। और वैसे ये क्वेश्चन रिपीट पिछले बार जैसे पूछा था कि मौर्य काल के पतन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो चीजें क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होती, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। तो आपको सिर्फ उस पैटर्न को समझना है, और अब जब भी आप पढ़ें तो सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ें, मतलब मन में ही सोचे कि क्या क्वेश्चन है और मन में उसका आंसर फॉर्म करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है, जैसे हम लोग प्री जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक एक पॉइंट याद करते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन, लेकिन मेंस में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ना ताकि हम उसको आंसर में लिख सके। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर पूछे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में का विकास को समझाइए, अगर आपको किसी बुक में 3-4 पेज लिखा हुआ है तो हम अगर प्री के फॉर्म में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, इसका एक एक लाइन को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, पूरा चारों पेज। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है तो और पैटर्न हमें पता है तो हमें क्या पता रहेगा कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस में है, मतलब 75, इसमें हाईएस्ट कितना आता है क्वेश्चन, 15 नंबर का। 15 नंबर मतलब 175 नंबर, 175 वर्ड। तो हमें ये टॉपिक मैक्सिमम 175 वर्ड में पढ़ना है, एक पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज। मतलब आपका टाइम वहीं पे बच गया। अब आपको समझ आ गया कि ये टॉपिक मुझे मुश्किल से 1 से 1.5 पेज पढ़ना है। तो आप उन 4 पेज में से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन-कौन से फैक्ट लिखने हैं, या वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको पता चल गया कि 1.5 पेज ही पढ़ना है। नहीं तो हम उसी चीज़ को 4 पेज पढ़ते रह जाते हैं। तो ऐसे ही आपको हर कुछ चीज़ें आज जैसे 2 ही नंबर में आता है, जैसे परिभाषा है या कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, वो 60 वर्ड में आएगा, 30 वर्ड में आएगा, तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, 30 वर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। और जैसे पेपर 7 है, कोई एक्ट है, तो बहुत एक-एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानव अधिकार आयोग है, तो उसके बारे में ऊपर-ऊपर से पढ़ लीजिए कि मानव अधिकार का काम क्या है, उसके गठन की उसकी संरचना क्या है, उसमें नियुक्ति कौन करता है, या फिर उसकी प्रक्रिया क्या है, या मानवाधिकार कोड बनाया जाता है। ऐसे ऊपर-ऊपर से चीज़ें याद कर लीजिए। एक-एक पॉइंट मतलब प्री की तरह याद करने की कोशिश करेंगे तो यही मेंस का सिलेबस आपका 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, और यही मेंस का सिलेबस आपका सिर्फ 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है। मैं ये इस कारण बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ था। जब हमारे टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया था तो मैंने तो पढ़ाई छोड़ दिया था उस टाइम पे, घर चले गया था। लेकिन अचानक से जब मेंस का डेट आया कि अक्टूबर में होने वाला है करके, तो मुश्किल से 45 दिन का हम लोग को विंडो मिला था। तो मेरी तैयारी उससे पहले मुश्किल से 10 से 15% हुई थी, लेकिन मैंने 1.5 महीने में तैयारी की थी और हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन में खत्म भी किया था। और 80 टू 90% मेरी तैयारी उस टाइम हो गई थी। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने में अभी भी तैयारी आपकी की जा सकती है। उसके लिए बस शर्त यह है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ऊपर-ऊपर से चीज़ें पढ़ना है, और आपको शेड्यूल से बहुत ज़्यादा बंध के पढ़ाई करनी है। मतलब अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 दिन मिला है, तो आपको 2 दिन में वो कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अब ये मत पूछिए कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, बस दिन भर पढ़ते रहिए जब तक वो आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। और जब गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना है तो हमेशा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करिए यहाँ पे। क्वांटिटी पे मत करिए। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ रहा है कि अगर मैं एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा क्वालिटी में पढ़ रहा हूँ, मतलब गुणवत्ता बढ़ाने के कारण एक-एक लाइन पढ़ रहा हूँ दूसरी, और उसी कारण दूसरी टॉपिक छूट जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप दोनों टॉपिक पढ़ें और थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें, ऊपर-ऊपर से पढ़ लें। और इवन ये चीज़ राइटिंग स्किल में काम आती है। राइटिंग स्किल में अगर आपको ये लग रहा है कि एक क्वेश्चन को मैं बहुत क्वालिटी से लिखने के कारण दूसरा क्वेश्चन मुझसे छूट जा रहा है, तो उससे अच्छा है एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आधा लिखिए और उसी टाइम को बचा के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वहाँ पे भी आपको क्वांटिटी मैटर कर रहा है, क्योंकि अगर उदाहरण दे रहा हूँ जैसे कि कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है, आप बहुत अच्छे लिखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 नंबर, 5.5 नंबर। एवरेज लिखेंगे कितना मिलेगा, 4, 4.5। और अच्छा लिख के आप दूसरा क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको 0 मिल रहा है। लेकिन अगर आप दोनों क्वेश्चन को एवरेज लिख के लिखेंगे तो दोनों में अगर आपको 7.5, 4.5, 4.5 मिलेगा तो आप इससे तो आप आगे निकल जाएंगे। तो मेरा यही टेक्निक होता था कि कोई भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से करने के बजाय मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करता था, और पढ़ते टाइम भी अगर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक में शेड्यूल जो डिसाइडेड है उससे मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा तो उसको बहुत शॉर्ट में करके ऊपर ऊपर से पढ़ के खत्म करता था।
और मैं कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ता था, चाहे तैयारी हो या ना हो, और टेस्ट को इतना ही सीरियसली दिलाता था जैसे फाइनल एग्ज़ाम है। और हमेशा लिखता था और कोशिश करता था उसका जो टाइम है, अगर 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है तो मैं 1 घंटे में ही कंप्लीट करूँ, 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे में तैयारी करूँ। और इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैं इतना टेस्ट दिला चुका था कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रेशर बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में ही पेपर लिख रहा हूँ। तो आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा, आप एग्ज़ाम हॉल से पहले इतना लिख लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रेशर बिल्कुल भी ना हो। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में कंफर्टेबल होंगे, तो आपका 40 से 50 नंबर मेंस में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जनरली आप किसी का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कई बार क्या होता है, सिर्फ़ एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ डालते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती और 40-50 नंबर वहीं पे कम हो जाता है। और आप जब रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यही जो 40-50 नंबर है, यही डिसाइडिंग होता है कि आपको पोस्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर आपको क्लास 3 पोस्ट मिलेगा, क्लास 2। तो ये आपके ऊपर है। और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, कहीं पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।